जय ज्योतिबा, जय सावित्री, जय भीम, जय बहुजन समाज। मैं वीरेंद्र सिंह पुनः आपके सामने हाजिर हूं। सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को सतारा जिले के नए गांव में हुआ था। इनके पिताजी गांव के मुखिया थे। जनवरी 1840 में मात्र 9 साल की उम्र में सावित्रीबाई फुले का विवाह ज्योतिबा फुले के साथ हो जाता है। उस समय ज्योतिबा फुले की उम्र करीब 13 साल थी। तो ज्योतिबा फुले के बारे में मैंने कल आपको आज बताया था कि ज्योतिबा फुले के साथ में एक दुर्घटना हुई थी, जिसके कारण उन्होंने शिक्षा के अभियान की शुरुआत की थी। उस शिक्षा के अभियान में सबसे पहले ज्योतिबा फुले ने सावित्रीबाई फुले को शिक्षित करने का काम किया था। और जब सावित्रीबाई फुले को 1848 में टीचर ट्रेनिंग करने के बाद सबसे पहले 1 जनवरी 1848 को एक प्राइमरी स्कूल की स्थापना की ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने। ये लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला गया था। ये देश के इतिहास में एक बहुत बड़ी शुरुआत थी, बहुत बड़े परिवर्तन की शुरुआत थी शिक्षा के क्षेत्र में। तो उस स्कूल की पहली अध्यापिका सावित्रीबाई फुले बनी और देश के इतिहास में सावित्रीबाई फुले इस देश में पहली शिक्षिका, पहली प्रधानाचार्य महिला शिक्षिका होने का गौरव सावित्रीबाई फुले को मिला। जब सावित्रीबाई फुले ने इस स्कूल की शुरुआत की तो इसका बहुत भारी विरोध किया, क्योंकि उस समय धर्म के हिसाब से, शास्त्रों के हिसाब से शूद्रों को और महिलाओं को शिक्षा वर्जित थी। चूंकि ये धर्म के विरुद्ध काम था तो बहुत बड़ा एक तूफान आ गया धार्मिक लोगों में, बहुत बड़ा एक विपत्ति उनके सामने आ गई कि ये शिक्षा का काम कर रहे हैं। अगर शूद्रों को और महिलाओं को शिक्षा अगर मिल जाएगी तो ये धर्म विरुद्ध काम होगा और ये देश रसातल में चला जाएगा। इस तरीके की धारणा धार्मिक लोगों की, उस समय की व्यवस्था चलाने वाले लोगों की थी। तो इसको रोकने के लिए जब सावित्रीबाई पढ़ाने के लिए जाती तो लोग उनके ऊपर कीचड़, गोबर, पत्थर फेंकते। तो सावित्रीबाई फुले इनसे घबराई नहीं। वो एक साड़ी रख करके ले जाती थी अपने साथ में और स्कूल में जाकर के बदल के फिर पढ़ाती थी और वापस स्कूल में आती थी। इसके बाद भी जब अध्यापन कार्य बंद नहीं किया तो गांव के उन लोगों ने सावित्रीबाई फुले के भाई के पास, रिश्तेदारों के पास गए और उनको कन्विंस किया कि सावित्रीबाई फुले धर्म विरुद्ध काम कर रही है, शिक्षा देने का काम कर रही है, इसको रोका जाए। तो सावित्रीबाई फुले के घर वाले भी, भाई भी, रिश्तेदार भी सब सावित्रीबाई फुले को मनाने के लिए आए कि तू ये धर्म विरुद्ध काम जो ज्योतिबा फुले कर रहे हैं इसको बंद कर दे। लेकिन सावित्रीबाई फुले ने कहा कि नहीं, मैं जो काम कर रही हूं, सावित्रीबाई फुले जो काम कर रही है, ज्योतिबा फुले जो काम कर रहे हैं वो धर्म विरुद्ध नहीं है, वो समाज के कल्याण के लिए है, समाज की भलाई के लिए है, इसलिए हम इस काम को बंद नहीं करेंगे। तब भी नहीं माने तो फिर गांव के ब्राह्मणों ने ज्योतिबा राव फुले के पिताजी को गुमराह किया, बलगलाया कि ये तो बच्चे हैं, ये धर्म विरुद्ध काम कर रहे हैं, ये तो मरने के बाद नरक में जाएंगे, इनको नहीं पता। लेकिन आप तो समझदार हैं, आप इनका अगर साथ देंगे तो आप भी इनके साथ नरक में जाएंगे। इस तरीके से समझाने पर ज्योतिबा फुले के बात समझ में आ गई। बोले ये तो धर्म विरुद्ध काम कर रहे हैं तो मैं क्यों इनके साथ नरक में जाऊं। तो उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया सावित्रीबाई फुले को और ज्योतिबा फुले को कि या तो आप अपना स्कूल बंद कर दो या हमारे घर से निकल जाओ। तो सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले ने घर से निकलना मंजूर किया लेकिन पढ़ाने का काम बंद नहीं किया। तो जनवरी 1849 में सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने अपने पिताजी का घर त्याग कर दिया और वहां से जाकर के, उनके पास कोई रहने की व्यवस्था नहीं थी। उस समय ज्योतिबा फुले के एक मुस्लिम साथी थे, उस्मान शेख, उन्होंने अपने घर में रहने के लिए ज्योतिबा फुले सावित्रीबाई फुले को जगह दी और अपने घर में ही उनके पास जगह थी, एक स्कूल बनाने के लिए जगह दी। तो वहीं पर स्कूल बनाया
और उस्मान शेख की बहन फातिमा शेख ने भी सावित्रीबाई फुले का साथ दिया और वो भी उनके साथ स्कूल में पढ़ाने का कार्य करने लगी। इस तरीके से देश के इतिहास में सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख का नाम हमेशा के लिए दर्ज है कि ये देश की पहली महिला शिक्षिका थी जिन्होंने महिलाओं के लिए और शूद्रों के लिए शिक्षा के द्वार खोले। इस तरीके से फरवरी 1855 में सावित्रीबाई फुले ने एक किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, स्त्री पुरुषों के लिए एक रात में स्कूल चलाने के लिए खोला, रात्रि पाठशाला का काम खोला, क्योंकि दिन में उनको टाइम नहीं मिलता था, मजदूरी करते थे, तो रात में पढ़ाने का काम करती थी। इससे पहले सावित्रीबाई फुले एक और काम करती थी स्कूल खोलने से पहले भी, कि गांव की जो लड़कियां थी उनको चुपके चुपके से रात में जब सब लोग सो जाते थे तो अपने घर पे उनको पढ़ाने का काम करती थी, शिक्षा देने का काम करती थी। इस तरीके से सावित्रीबाई फुले ने ये सारे काम किए। 1853 में शिक्षा के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ जो सामाजिक कुरीतियां थीं, जो विधवाओं के साथ अन्याय अत्याचार होता था, जो विधवाओं के बच्चे होते थे, तो उनके लिए उन्होंने एंटी एबॉर्शन सेंटर खोला, विधवाओं के लिए बाल हत्या प्रतिबंध गृह, जहां विधवाओं के बच्चों को वो शरण देती थी। और इसी तरीके से 1864 में अनाथ बच्चों के लिए भी उन्होंने अनाथाश्रय खोला। तो ये भी देश में पहले ऐसे कदम थे जो सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले ने शुरू किए थे। इसी तरीके से अकाल पड़ता है इस देश में, करीब 1876-77 में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था इस देश में। उस अकाल की परिस्थितियों में सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने बहुत सारे अन्नदान केंद्रों की स्थापना की थी पुणे में और उसके आसपास, और उसका संचालन किया था। गरीब लोगों के, पीड़ितों के लिए सहायता की थी सत्यशोधक समाज के माध्यम से। सत्यशोधक समाज, जैसे आपको पता है, ज्योतिबा फुले ने स्थापित किया था सामाजिक कार्यों के लिए और अंधविश्वासों को खत्म करने के लिए। इस तरीके से सावित्रीबाई फुले का जन्म वो रहा, और सावित्रीबाई फुले पढ़ाने के साथ सामाजिक कार्यों के साथ में लेखन का भी काम करती थी, और उनका सबसे पहला कविता संग्रह 1854 में प्रकाशित हुआ था, काव्य फूले के नाम से। दूसरा कविता संग्रह 1897 में प्रकाशित हुआ था। 1890 में ज्योतिबा फुले का निधन हो जाता है। ज्योतिबा फुले के निधन के बाद भी सावित्रीबाई फुले ने जो शिक्षा का काम था, जो समाज का काम था, वो बंद नहीं किया, बल्कि और तेजी के साथ में करना शुरू किया। और उनके ज्योतिबा फुले के निधन के बाद सत्य शोधक समाज की प्रेसिडेंट बनी सावित्रीबाई फुले और इस काम को आगे बढ़ाया। इस तरीके से अपने जीवन काल में सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने करीब 18 प्राइमरी स्कूल पूना और पूना के आसपास खोले थे। तो इस तरीके से सारा जीवन उन्होंने समर्पित किया। और सबसे अहम बात कि सावित्रीबाई फुले ने बच्चे पैदा नहीं किए। एक कितना बड़ा त्याग है, महिला होते हुए, महिला के लिए एक मां होना गौरव की बात है, लेकिन महिला होते हुए भी सावित्रीबाई फुले ने, ज्योतिबा फुले ने बच्चे पैदा इसलिए नहीं किए क्योंकि अगर बच्चे होंगे तो शिक्षा के काम में रुकावट आएगी, समाज के काम में रुकावट आएगी। इसलिए अगर मेरे हिसाब से उन्होंने सर्वस्व समाज के लिए न्यौछावर कर दिया, सब कुछ सर्वा समाज के लिए कुर्बान कर दिया अपने जीवन काल को, और प्रताड़ित महिलाओं को, शूद्रों को, बच्चों को, सबको बहुत हमदर्दी के साथ में वो रखती थी। इसलिए समाज के सब लोग उनको अम्मा कह के बुलाते थे। अम्मा मतलब माँ या मदर। तो इस तरीके का मान सम्मान उनको प्राप्त था। सावित्रीबाई फुले का जो आपने योगदान अभी हमने जो बताया, जो योगदान रहे समाज के लिए, शिक्षा के लिए, समाज के अंधविश्वासों से कुरीतियों के लड़ने के लिए, इससे अपना बलिदान एक तो किया, संतान नहीं की, संतान पैदा नहीं की, ये बहुत बड़ी एक कुर्बानी थी, एक बलिदान था। लेकिन सावित्रीबाई फुले का सबसे बड़ा बलिदान आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो आज कोरोना की महामारी फैली हुई है देश में, पूरी दुनिया में। कोरोना के कारण लॉकडाउन हो रहा है,
हम सब घरों में बैठे हुए हैं, घर से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही, कहीं नहीं आ रहे, कहीं नहीं जा रहे, कुछ भी हम करने से डर लग रहा है। उन परिस्थितियों में 1897 में प्लेग की महामारी फैली थी देश में, और प्लेग की महामारी में हजारों लाखों लोग मर रहे थे। उस समय सावित्रीबाई फुले ने ये जानते हुए भी कि जान का जोखिम है, प्लेग के जो शिकार लोग थे उनमें सेवा का काम किया, प्लेग के मरीजों की मदद की, और इतनी मदद की उन्होंने कि प्लेग के मरीजों की मदद करते करते, सहायता करते करते खुद भी वो प्लेग की शिकार हो गई, और 10 मार्च 1897 को प्लेग के कारण वो इस दुनिया से छोड़ करके चली गई। तो इतना बड़ा बलिदान, इतना बड़ा त्याग, इतना बड़ी कुर्बानी कि उन्होंने समाज के खातिर, देश की खातिर, इस मजलूम समाज की खातिर, बहुजन समाज की खातिर, सेवा के खातिर अपनी जान तक न्यौछावर कर दी। तो मैं ऐसी समाज सेविका, ऐसी शिक्षिका को मैं नमन करता हूं। ऐसी शिक्षिका का, सावित्रीबाई फुले का सारा स्त्री समाज, महिला समाज ऋणी रहेगा, सारा शूद्र समाज ऋणी रहेगा, सारा देश ऋणी रहेगा कि उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में शिक्षा के अभियान की शुरुआत की थी, जहां शिक्षा के दरवाजे बहुजन समाज के लिए और महिलाओं के लिए बंद थे। वो शिक्षा के दरवाजे खोले, और ज्योतिबा फुले के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर मैं जन्मदिन की बधाई देता हूं और सावित्रीबाई फुले को नमन करता हूं, क्योंकि मैं आज जो कुछ भी है, हमारा समाज आज जो कुछ भी है, ये जो सावित्रीबाई फुले के कारण है, ज्योतिबा फुले के कारण है। अगर ये लोग पैदा नहीं हुए होते तो जैसे अनपढ़ हमारे बाप दादे मर गए, हमें भी पढ़ने का मौका नहीं मिला होता। हमारा बार बार इनको नमन, ऐसे महापुरुषों को नमन। जय भीम, जय सावित्री, जय ज्योतिबा। मैं धन्यवाद करता हूं एसएम न्यूज का और आप सब लोगों का, आप लोगों ने हमारी बात को सुना। जय भीम साथियों, मेरा नाम है माही, जिसका आपको था बेसब्री से इंतज़ार। बहुजन समाज का ऐतिहासिक कैलेंडर 2025 अब आपके बीच आ गया है। आप अपना कैलेंडर आज ही बुक करवाएं। आप मुझे मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं या अपना कैलेंडर बुक कराने के लिए मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9910886670। आप मुझे अभी कॉल करके अपना कैलेंडर बुक करा सकते हैं।